ओके स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करने जा रहे हैं फोरियर सीरीज़ एमएम का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं। अगर आप फंक्शन में वेरिएबल थीटा को थीटा प्लस अल्फ़ा से रिप्लेस कर दें और फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंज ना आए तो हम बोलेंगे कि जो फंक्शन है वो पीरियोडिक फंक्शन है और उसका पीरियड है अल्फ़ा, वेयर अल्फ़ा इज़ द लीस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट, जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा। मान लो कि आपके पास फंक्शन साइन है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू ये साइन अल्फ़ा प्लस 2 पाई की वैल्यू सेम होती है हमेशा, आपको पता होगा। 2 पाई पर 4 पाई पर 6 पाई पर इनफैक्ट सेम होती है, बट सबसे लीस्ट वाला 2 पाई है ना, जिस पर रिपीट होती है वैल्यू 2 अल्फ़ा के बाद साइन अल्फ़ा प्लस 2 पाई की वैल्यू सेम होती है। हैंस साइन इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई। पता होगा, वैसे आपने इसके बारे में पहले पढ़ा होगा। ऐसी आपके पास कॉस, टैन, सीकेंट, कोसिकेंट, ये सब आपके कॉट जो है, ये सारे के सारे पीरियोडिक फंक्शंस हैं। जो ये 4 फंक्शंस हैं साइन, कॉस, सीकेंट, कोसिकेंट, ये पीरियड 2 पाई के हैं, और जो टैन और कॉट है इनका पीरियड पाई होता है। ठीक है ना। ऐसे ही आप चाहो तो बेटा पीरियड निकाल सकते हो साइन 3 थीटा का। आपको पता है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा प्लस 2 पाई। ठीक है, साइन 3 कॉमन निकाल लो, आपके पास अंदर बच गया थीटा प्लस 2 पाई/3। तो बेसिकली आपने थीटा को रिप्लेस करना होता है ना, तो थीटा को किससे रिप्लेस किया, थीटा प्लस 2 पाई/3 सेम रहे। इट मीन्स पीरियड क्या बना, 2 पाई/3 बना। ठीक है, ऐसे साइन एन थीटा का इन जनरल बनेगा। अगर यहाँ 3 लिया है तो 2 पाई/3 आया, अगर यहाँ n लिया है तो आपके पास आ जाएगा 2 पाई/n। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ये है साइन पाई थीटा अपॉन एल, तो बेसिकली फॉर्मूला क्या बना, 2 पाई अपॉन जो भी थीटा का कॉफिशिएंट है। थीटा का कॉफिशिएंट क्या है, पाई अपॉन एल, तो यहाँ से इवेल्युएट कर लो 2l बनता है। ठीक है, इस तरह से बेटा मान लो आपके पास ये फंक्शन है, आपने इसका पीरियड निकालना है, तो आप इन सब का पीरियड निकालो पहले। कॉस का, cos 2x का, cos 3x का पीरियड निकालो। इसका 2 पाई निकलेगा, इसका आपको पता है 2 पाई अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x दैट इज़ 2, इसका निकलेगा 2 पाई/3। तो जो तीनों निकले हैं उनका एलसीएम ले लेना। ठीक है ना, एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेके आपके पास 2 पाई आ गया। हैंस पीरियड ऑफ एफ एक्स हियर इज 2 पाई। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के, जो आप खुद इवेल्युएट कर सकते हैं। वैसे आपको रिजल्ट्स याद भी रहने चाहिए। जब आप इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो आंसर 0 आएगा फॉर n नॉट इक्वल टू 0। सिंपल इंटीग्रेशन है, इस तरह की इंटीग्रेशन आपने +2 में करी होगी। कुछ भी अगर फिर भी स्टिल डाउट रहता है तो आप स्टेप मार्क करके मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है ना, प्रूफ पढ़ लो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। पढ़ना क्या है, सॉल्व करके देख लो, बहुत इजी है। ये रिजल्ट्स आपको वैसे याद भी होने चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 2 में है, फॉर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 2 पाई प्रूफ करो a टू बी fx dx इज इक्वल टू a प्लस 2 पाई से लेके b प्लस 2 पाई। ठीक है, मतलब आपने यहाँ पर पीरियड ऐड कर दिया तो वो इंटीग्रेशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ऐसे बाकी के कुछ रिजल्ट्स हैं, -पाई से पाई को रिप्लेस कर दो a से a प्लस 2 पाई को, और यहाँ पर fx की जगह लिख दो f ऑफ c प्लस x वेयर a b c आर एनी नंबर्स। ठीक है, ये बेटा आप प्रूफ में आप भी छोड़ रही हूँ क्योंकि सिंपल इंटीग्रेशन है, मैं +2 वाला काम नहीं करवाने वाली। अब आर्टिकल नंबर 3 से मेन इंट्रोडक्शन शुरू होती है आपकी फोरियर सीरीज़ क्या होती है। द सीरीज़ ऑफ दिस फॉर्म a0/2 प्लस a1 cos प्लस b1 sin, a2 cos 2x, फिर जैसे a1 की जगह a2 आ गया ना, cos x की जगह cos 2x आ जाएगा, b2 sin 2x, फिर अगले में a3 cos 3x प्लस b3 sin 3x, ऐसी nth टर्म आ जाएगी। इसको अगर आप सीरीज़ की फॉर्म में लिखो तो a0/2 अलग लिख दो, बाकी को समेशन की फॉर्म में लिख सकते हो, समेशन 1 to infinity an cos nx प्लस bn sin nx, इसको फोरियर सीरीज़ बोलते हैं। ये जो कॉफिशेंट्स हैं a0 an bn को फोरियर कॉफिशेंट्स बोलते हैं। ठीक है ना, ये होते हैं कॉन्स्टेंट्स इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसमें x नहीं होता। ठीक है, तो ये आपके आगे फोरियर कॉफिशेंट्स। इसके बाद बेटा नेक्स्ट ऑड एंड इवन फंक्शंस क्या होते हैं। ऑड फंक्शन से आपको पता ही क्या होता है। ऑड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आप x को अगर रिप्लेस कर दें -x के साथ तो आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ f(x). ठीक है, जैसे कि साइन फंक्शन, साइन में x की जगह -x करो तो माइनस साइन x आता है। ठीक है, मतलब माइनस साइन बाहर आ जाता है। तो ऑड फंक्शन इवन फंक्शन होता है जिसमें x को -x की जगह रिप्लेस कर दिया तो सेम f(x) ही रहेगा। जैसे cos इज एन इवन फंक्शन, इसमें x की जगह -x कर दो तो सेम ही रहेगा, cos ऑफ -x इज इक्वल टू cos ऑफ x। ठीक है, सो व्हेन f(x) इज एन ऑड फंक्शन
तो ए नॉट आपका कॉफिशेंट का फॉर्मूला है आपका 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये ज़ीरो बन जाएगा, ये ज़ीरो क्यों बनेगा? जो आपके बेटे कॉफिशेंट्स है ना, इसके इन्होंने वैसे नेक्स्ट थ्योरम में बताया हुआ है कि ए एन का वैल्यू क्या होता है, बी एन की वैल्यू क्या होती है। तो ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं ए एन बी एन क्या होता है और ए नॉट क्या होता है। ये लिखा हुआ है वैसे ए नॉट होता है 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स। अब ये ज़ीरो क्यों हो गया? क्योंकि जब आपने पढ़ा रिजल्ट की, जब ऑड फंक्शन होगा तो इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू ए ज़ीरो बन जाएगी, ठीक है। तो ये ज़ीरो हो जाएगा, हैंस ए नॉट ज़ीरो हो जाएगा। और अगर आपका एफ एक्स ऑड है तो कॉस एन एक्स तो इवन है, तो ऑड और इवन मल्टीप्लाई करके क्या बनता है? ऑड और इवन मल्टीप्लाई करके क्या बनता है? ऑड फंक्शन। तो मतलब ये ओवरऑल ऑड फंक्शन बना। ऑड फंक्शन की इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू ए या माइनस पाई टू पाई जनरल ज़ीरो, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट आपका साइन एक्स ऑड होता है, एफ एक्स भी ऑड है, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी? इवन, ठीक है। उस केस में माइनस पाई टू पाई की इंटीग्रेशन आपकी ब्रेक हो जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा ट्वाइस और इंटीग्रेशन बन जाएगी फ्रॉम, इंटीग्रेशन हाफ कर दो 0 टू पाई एफ एक्स, यहाँ पर साइन आएगा साथ में, साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो आपको ये इवेलुएट करना पड़ेगा। इट मीन्स जब आपके पास एफ एक्स ऑड फंक्शन है, ए नॉट ज़ीरो बन जाएगा, ए एन ज़ीरो बन जाएगा, बी एन इवेलुएट करना पड़ेगा। बी एन के केस में आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट आपका जो फंक्शन जो फोरियर सीरीज़ है उसमें ए नॉट और ए एन तो ज़ीरो ही बन गया, अकेला बी एन वाली एक्सपेंशन रह जाएगी, ठीक है ना। बी एन आप इवेलुएट करके पुट कर देना। यही अगर इवन फंक्शन हुआ तो ए नॉट आपका बेटा उसकी इंटीग्रेशन ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन के केस में इंटीग्रेशन ब्रेक होकर ट्वाइस हो जाती है और ये बन जाती है 0 टू पाई। और अगर एफ एक्स इवन है तो कॉस भी इवन है, तो इवन इंटू इवन इवन हो गया। सिमिलरली ये ओवरऑल इवन बना, तो इसको भी आप ब्रेक करके निकाल सकते हो। इस केस में बेटा साइन एन एक्स तो पता है ऑड होता है, एफ एक्स इवन दिया हुआ है, तो ऑड इंटू इवन इज ऑड, ठीक है। नंबर्स नहीं है, नंबर्स के केस में तो ऑड इंटू इवन इज ए इवन नंबर, बट हियर वी आर टेकिंग फंक्शंस। फंक्शंस के केस में ऑड इंटू इवन इज ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन इंटू इवन फंक्शन इज ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन इंटू इवन फंक्शन इज इवन फंक्शन, ठीक है। ऐसी ऑड फंक्शन इंटू ऑड फंक्शन इज इवन फंक्शन, ठीक है। इवन फंक्शन इंटू इवन फंक्शन इज इवन फंक्शन। ये याद रखना, तीन चीज़ें नोट कर लो चाहे आपकी बुक में, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर ये ओवरऑल ऑड बनेगा, क्योंकि ये आपका ऑड है, सॉरी ये इवन है, यहाँ पर एक्स आएगा, ये ऑड है, ये इवन है, तो ऑड बना। तो ये बेटा ऑड बना, तो ये जो है इंटीग्रेशन बनेगी 0। मतलब इस केस में आपका जो बी एन है वो 0 बन गया और आपका ए नॉट ए वन आपको इवेलुएट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 5 है फोरियर सीरीज एंड फोरियर कोफिशिएंट्स थ्योरम। मान लो कि आपके पास ये सीरीज़ है, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है इन द क्लोज इंटरवल अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई। लेट द सीरीज़ हैव द सम एफ एक्स, देन ए एन बी एन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि ए एन बी एन का फॉर्मूला ये होगा। इन जनरल होगा कोई भी इंटरवल अगर आपको दिया हुआ है अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई, 1/पाई 1/पाई। ए एन के केस में एफ एक्स कॉस एन एक्स आ जाएगा और बी एन के केस में एफ एक्स साइन एन एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ है सीरीज़ ये दी हुई है, इंटरवल ये दिया हुआ है। सिंस द सीरीज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दी हुई है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करिए तो मतलब उसकी टर्म बाय टर्म आप इंटीग्रेट उसको कर सकते हो। दैट इज़ इंटीग्रेशन कर लो एफ एक्स की इंटीग्रेशन करो या इसकी इंटीग्रेशन करो, दोनों बराबर ही है। तो अलग अलग टर्म्स की इंटीग्रेशन कर दी, सिंस द टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन इज़ पॉसिबल। एंड ये आपने यहाँ पर इंटीग्रेशन कर लेनी है। ये मुझे नहीं लगता मुझे समझाने की ज़रूरत है। ये इंटीग्रेशन बेटा जो है ना आपकी अल्फ़ा से लेके अल्फ़ा प्लस 2 पाई तक ये 0 बनेगी और ये बन जाएगी, ये भी 0 बन जाएगी अल्फ़ा से लेके अल्फ़ा प्लस 2 पाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप इस यहाँ बेटा एन की जगह आ जाएगा अल्फ़ा से लेके अल्फ़ा प्लस 2 पाई। ये क्यों 0 बन रही है? ये रीज़न क्यों 0 है? क्योंकि जब आप इसको इंटीग्रेट कर लोगे, एक्स की इंटीग्रेशन करनी है ना हमने, जब इसको इंटीग्रेट कर लोगे कॉस को, तो साइन की टर्म्स में आएगा साइन अल्फ़ा प्लस 2 पाई माइनस साइन अल्फ़ा, दोनों की वैल्यू तो सेम होती है क्योंकि पीरियड 2 पाई होता है। तो साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस 2 पाई माइनस साइन अल्फ़ा, दोनों माइनस होकर 0 ही बनेंगे ना। ऐसे इसको भी जब करोगे सॉल्व करके देखो जरा, आपको पता लग जाएगा कि 0 क्यों बनते हैं। इंटीग्रेट करके वैल्यूज़ पुट करो,
वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो दो टर्म्स की सब्ट्रैक्शन आ रही है वो दो टर्म्स की वैल्यू सेम होती है। क्यों सेम होती है? बिकॉज साइन और कॉस दोनों का पीरियड 2 पाई होता है। ठीक है, तो ये दोनों तो ज़ीरो बन जाएंगे। इवेलुएट करना पड़ेगा सिर्फ ये सॉल्व कर लेना। ये ए नॉट बाई पाई, ए नॉट इंटू पाई आ गया। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई ए नॉट इंटू पाई, पाई इधर भेज दो तो आ जाएगा 1/पाई अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये ए नॉट आ गया। नाउ द सीरीज इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। सो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की डेफिनेशन आपने ये पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट क्या होता है? डेफिनेशन होती है फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट सच दैट फंक्शन माइनस जो भी उसका सम है, पार्शियल सम है जो भी उसका, nth पार्शियल सम बोलते हैं इसको। nth पार्शियल सम मतलब पहली n टर्म्स का सम। तो ये आपका है फंक्शन माइनस एस एन एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, वेयर एस एन एक्स इज द nth पार्शियल सम। दिस इज इक्वल टू nth पार्शियल सम है क्या? पहली n टर्म्स तक का सम, मतलब ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स टर्म्स का सम लेना है 1 से लेके सिर्फ n तक। ठीक है, साथ में ए नॉट बाई 2 तो चलेगा ही। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 8 पर। एफ एक्स कॉस एन एक्स माइनस साइन एस एन एक्स कॉस एन एक्स। ठीक है, इन दोनों में से ये डिफरेंस ले लिया, इन दोनों में से कॉस एन एक्स कॉमन आ गया, अलग अलग कर दिया। ये चीज़ लेस देन इक्वल टू 1 होती है बिकॉज कॉस की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होती है ना, तो उसका मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो इसको 1 से रिप्लेस करके लेस देन इक्वल टू का साइन लगाया, इतना आ गया। ये चीज़ किससे लेस है? अभी आपने बताई थी एप्सिलॉन से लेस है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। सिमिलरली दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। जैसे आपने ये डिफरेंस एप्सिलॉन से लेस प्रूफ किया है, ये भी एप्सिलॉन से लेस प्रूफ कर सकते हो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। ठीक है, देयरफॉर इफ वी मल्टीप्लाई 1 बाय cos nx और sin nx then the resulting series is also convergent. Therefore मतलब 1 आपका 1 कहाँ पर है? ये देखिए ये वाला 1, इसको अगर आप cos nx के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ये डिफरेंस cos nx के साथ मल्टीप्लाई करके भी लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है, इसके साथ डिफरेंस sin nx के साथ मल्टीप्लाई करके भी इसका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है। हेंस आप कह सकते हैं कि cos के साथ मल्टीप्लाई करो या sin के साथ मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्टिंग सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट ही रह रही है। तो इस केस में भी टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन पॉसिबल होगी। ठीक है ना, therefore the term by term integration is possible for the following series। तो फिर आपने ले लिया एफ एक्स कॉस एन एक्स इज इक्वल टू पूरी सीरीज़ में आपने कॉस एन एक्स मल्टीप्लाई कर देना है ए नॉट बाई 2 के साथ भी। आगे यहाँ पर बेटा वैसे आप नॉर्मली लिखते हैं ए एन कॉस एन एक्स, क्योंकि कॉस एन एक्स हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, एन को ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप एन की जगह एम कर दें और सीरीज़ बन जाएगी m1 टू इन्फिनिटी। ये बन जाएगा ए एम कॉस एम एक्स, ये कॉस एन एक्स जो मल्टीप्लाई की है प्लस बी एम साइन एम एक्स कॉस एन एक्स। ठीक है, ये आपके पास आ गया। सिमिलरली साइन एफ एक्स साइन एन एक्स आ जाएगा। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो दोनों को विद लिमिट्स अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस 2 पाई, इंटीग्रेट कर देना, रिजल्ट निकाल लेना, आपके पास ए एन और बी एन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देयरफॉर ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन, ये पढ़ लेना, एक बार कुछ पूछना होगा पूछ लेना। नोट स्टूडेंट्स शुड नॉट कंक्लूड दैट फोरियर एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स इन ईच केस इज वैलिड। The above result shows that if f(x) has an expansion, then the coefficients are obtained as above known as Euler's formula. If a series corresponding to the function can be written, it does not ensure its convergence, or even if it is convergent, then its sum will be f(x). We will be facing these problems in the remaining chapter. इन्होंने कहा है कि जरूरी नहीं कि सीरीज़ हर बार कन्वर्जेंट हो। यहाँ पर जैसे आपने यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बोला है, जरूरी नहीं कि वो कन्वर्जेंट हो, हर बार कन्वर्जेंट नहीं होती है, बट अगर वो कन्वर्जेंट हो तो उसका सम कितना होता है? f(x) होता है। और जो ये कोफिशिएंट्स होते हैं, ये फॉर्मूले जो आए इनको आइलर्स फार्मूला बोलते हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल नंबर 6, अब जितने भी आर्टिकल्स में आ रहे हैं उनकी सिर्फ स्टेटमेंट समझा दूँगी आपको, प्रूफ हम बाद में करेंगे। पहले हम पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरम्स मुझे आप लास्ट के लिए छोड़ दो मेरे लिए। ठीक है, मैं थ्योरम्स लास्ट में करवा देती हूँ, पहले आर्टिकल नंबर 6 करवाते हैं। स्टेटमेंट सिर्फ पढ़ते हैं। एफ(x) अगर बाउंडेड है, इंटेग्रेबल है -π से π इंटरवल के बीच, ए एन बी एन जो दिए हुए हैं वो फोरियर कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं, देन ए जो लिमिट आपकी सीरीज़ है 1 टू इन्फिनिटी ए एन स्क्वायर बी एन स्क्वायर कन्वर्ज करेगी। ठीक है ना, ये होगी आपकी आर्टिकल नंबर 6 की स्टेटमेंट। अभी आर्टिकल नंबर 7 है। इफ़ द फंक्शन φx इज बाउंडेड एंड इंटेग्रेबल ऑन द इंटरवल a टू b, ए एन और बी एन आपको ये दिए हुए हैं, देन ए एन ये कन्वर्ज करेगा 0 को एंड ये भी कन्वर्ज करेगा 0 को। φx क्या दिया हुआ है? बाउंडेड एंड इंटेग्रेबल ऑन इंटरवल a टू b, और ए एन दिया हुआ है a टू b φx cos nx, और बी एन दिया हुआ है φx sin nx। ठीक है ना,
ये आपका हो गया आर्टिकल नंबर 7। उसके बाद बेटा आर्टिकल नंबर 8 की स्टेटमेंट मैं तभी पढ़ाऊँगी जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आर्टिकल नंबर 8, आर्टिकल नंबर 9 एंड उसके बाद फर्दर आर्टिकल नंबर 10। ठीक है, ये नहीं कह रही मैं ये आते नहीं हैं, आते हैं, बट अभी फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस पहले करवा दूँ। ठीक है, आपने एक्सपैंड करना है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स को 0 to 2 पाई के बीच में दिया हुआ है एज अ फोरियर सीरीज़। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ये आपकी फोरियर एक्सपेंशन बन गई। बाय आइलर्स फार्मूला वी हैव ए नॉट इज इक्वल टू 1/पाई, इंटरवल दिया हुआ है 0 to 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू डाल दी आपने एक्स साइन एक्स, आपने इसको इंटीग्रेट कर देना है, लिमिट पुट कर देनी है, -2 आ गया। सिमिलरली बेटा ए एन भी निकाल लो, इसी तरह से इंटीग्रेशन करनी है आपने। इंटीग्रेशन एफ एक्स में पहले पुट कर देना आपको जो फंक्शन दिया हुआ है एक्स साइन एक्स, फिर बेटा आपके पास ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देना, ये बन जाएगा 1/2 पाई। यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एन एक्स, मतलब 2 साइन ए कॉस बी, ये बन गया ना 2 साइन ए कॉस बी। इस पर फॉर्मूला लगा दो 2 साइन ए कॉस बी का, ये फॉर्मूला लगा दिए इन्होंने। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वो याद कर लेना, इंटीग्रेशन के ज़रूरत पड़ेगी इस चैप्टर में। इसकी इंटीग्रेशन कर देना, साथ में इसकी इंटीग्रेशन कर देना। साइन की इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस कॉस होती है, डिवाइड करना पड़ेगा आपको एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पर भी आपका माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और डिवाइड करना पड़ेगा आपको इसका कोफिशिएंट दैट इज़ n-1। ठीक है, ऐसे आप लिमिट्स पुट कर देना 2 पाई और 0, सॉल्व कर लेना, इतना आ जाएगा। यहाँ पर n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, बिकॉज अगर n 1 हो गया, इन पर्टिकुलर अगर n 1 हो गया तो ये डिफाइंड नहीं रहेगा ना, ये चीज़ डिनोमिनेटर डिफाइंड नहीं रहेगी, इसलिए n 1 नहीं हो सकता, मतलब आप यहाँ से a1 की वैल्यू नहीं निकाल सकते। फॉर n इज इक्वल टू 1 आपको a1 अलग से निकालना होगा। कैसे निकालोगे आप, जहाँ से शुरुआत की थी वहीं पर ही n को 1 पुट कर दो, दैट इज एफ एक्स है आपका x साइन x और cos nx की जगह आ जाएगा cos x। ठीक है, तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करके आपके पास बन जाएगा 2 साइन x cos x। ठीक है, ये बन जाएगा साइन 2x। इसकी इंटीग्रेशन अलग से कर लेना, a1 अलग से निकल जाएगा। ठीक है, तो आइलर्स फॉर्मूले को यूज़ करके आपने a0 a1 bn निकाल लिया, पहले an निकाल लिया, सॉरी a0 an निकाला। an की वैल्यू से हमें रियलाइज़ हुआ कि n इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं निकल सकता, तो मुझे a1 अलग से निकालना पड़ा। अब ऐसे ही आपने bn निकाल लेना है। यहाँ पर भी आपको पता चलेगा कि n इक्वल टू 1 के लिए ये डिफाइंड नहीं है, बिकॉज फॉर n इक्वल टू 1 ये डिफाइंड नहीं रहेगा ना, तो इट मीन्स आपको b1 अलग से निकालना पड़ेगा। तो b1 n इक्वल टू 1 पुट करके शुरुआत में ही n को 1 पुट करके निकाल लेना, सारी वैल्यू सीरीज़ में पुट कर देना, आपके पास आपका जो फोरियर सीरीज़ है वो आ जाएगी। ठीक है बेटा, ऐसे ही अब आपने नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 कर लेना है। फंक्शन आपको दिया हुआ है e की पावर -x और इंटरवल दिया हुआ है 0 से 2 पाई। आइलर्स फार्मूला लगा के a0 निकालना, an निकाल लेना, bn निकाल लेना। ठीक है, फॉर्मूले आपको जो इंटीग्रेशन के स्टार्टिंग में मैंने बताया वो आपको याद होने चाहिए। यहाँ इवेलुएट करने बैठ गए तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, तो फॉर्मूलों को याद करके रख लेना। अगर आपका जनरल में जो an और bn है वो किसी वैल्यू पर डिफाइंड नहीं रहता, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट को अलग से निकाल के दिखाना होता है आपको। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल नंबर 2 आप खुद ट्राई करो। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो भी ऐसी सेम है, एग्जाम्पल नंबर 3 भी आपने खुद ही ट्राई करनी है। एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको दिया हुआ है फंक्शन इज इक्वल टू मॉड x। ठीक है, और इंटरवल दिया हुआ है -पाई से पाई। तो ये फंक्शन आप बेटा चेक करोगे तो इवन फंक्शन बनता है। मैंने आपको बताया कि आप इवन फंक्शन कैसे चेक करते हैं। इवन फंक्शन के केस में मैंने आपको ये भी बताया है कि bn 0 होता है, bn निकालने की ज़रूरत नहीं होती, आपको निकालना होता है सिर्फ a0 और an। तो आप a0 निकालें, -पाई से पाई, मैंने आपको बताया ना इवन फंक्शन के केस में आप ब्रेक कर देते हैं अपने इंटरवल को और ट्वाइस हो जाता है आपका इंटीग्रेशन की लिमिट, मतलब 2 लगा के ब्रेक हो जाती है लिमिट। तो ये आपका a0 निकल जाएगा, an निकल जाएगा। जब दोनों निकल गए तो पुट कर देना इसमें। आपको पता होना चाहिए cos n पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n। जब आप इसमें पाई पुट करेंगे ना तो cos n पाई बनेगा -1 की पावर n। तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कि n ऑड है या इवन है। तो आपको 2 केसेस में इसको स्प्लिट करना पड़ेगा आंसर को, n इज़ इवन एंड n इज़ ऑड। n इज़ इवन के केस में ये चीज़ बन जाएगी -1 की पावर इवन विच इज़ 1, 1 - 1 बन जाएगा 0, हेंस 0 बनेगा। ऑड के केस में -1 की पावर ऑड -1, ये बन जाएगा बेटा -1 दैट इज़ -2, -2 × 2 बनेगा -4, हेंस आपके पास ये ऑड का आंसर भी आ जाएगा। पुट कर देना, रिजल्ट आ जाएगा।
पर्टिकुलरली x को 0 पुट करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। तो क्वेश्चन में कई बार ये स्टेटमेंट दे के क्वेश्चन सॉल्व करने को कहते हैं, ठीक है ना। तो ये करने के बाद x को 0 पुट कर दोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 से नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।